हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाई रॉ स्टडी पर। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ रेलवे एएलपी 2026 सीबीटी 1 के रीजनिंग के सवाल। दोस्तों, आज जो हम शिफ्ट करेंगे वो है 16 फरवरी 2026 शिफ्ट फर्स्ट का पार्ट 2। दोस्तों, इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 भी करवाया था, जो कि आपको मेरे वीडियो वाले सेक्शन पर मिल जाएगा। ठीक है, मेरे चैनल के वीडियो वाले सेक्शन पर मिल जाएगा। दोस्तों, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें रीजनिंग आता है तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको पूरे बेसिक से रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करना सिखाऊंगा। अगर आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए भी मेरे वीडियोस बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो दोस्तों, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप स्पेशली अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं कंटिन्यू रीजनिंग के जो इस साल जो एग्ज़ाम्स हुए हैं रेलवे के, वो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ कंटिन्यू। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। दोस्तों, मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मुझे सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करके ही आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि आज के सेशन का पहला सवाल। दोस्तों, अदिति, आर्यन, राहुल, कीर्ति, रिया, तन्वी, मिया में से प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको मैंने यहाँ पे आपके लिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और आपका संडे, ठीक है, यानी कि रविवार, मैंने आपके समय बचाने के लिए पहले से ही ऐसा लिख के रख दिया है। आप लोग भी ऐसा लिख लीजिएगा। दोस्तों देखते हैं, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों, आर्यन की परीक्षा बुधवार को है। दोस्तों, आर्यन की जो परीक्षा है वह कब है? बुधवार को है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आर्यन को बुधवार पे बैठा देंगे। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आदिति की परीक्षा रिया की परीक्षा के ठीक अगले दिन है। इसको अभी हम होल्ड करते हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों, आर्यन और रिया की परीक्षा के बीच की दो व्यक्तियों की परीक्षा है। दोस्तों, आर्यन और रिया की परीक्षा के बीच दो व्यक्तियों की जब परीक्षा है, इसका अर्थ यही है कि आर्यन के दो गैप के बाद रिया की परीक्षा, यानी कि शनिवार को रिया की परीक्षा होती है। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या कह रहा है। दोस्तों, अब हम इस वाले लाइन को यूज कर लेते हैं। ये आदिति की परीक्षा रिया की परीक्षा के ठीक अगले दिन है। दोस्तों, आदिति की परीक्षा रिया की परीक्षा के ठीक अगले दिन है। इसका अर्थ यही है कि आदिति की परीक्षा संडे को है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आदिति को लिख देंगे। दोस्तों, अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। दोस्तों, राहुल की परीक्षा कीर्ति की परीक्षा के ठीक अगले दिन है। दोस्तों, इसको अभी हम होल्ड करते हैं, इस लाइन को यूज करते हैं। आर्यन की परीक्षा तन्वी की परीक्षा से ठीक पहले वाले दिन है। दोस्तों, आर्यन की परीक्षा तन्वी की परीक्षा से ठीक पहले वाले दिन है। इसका अर्थ यही है कि तन्वी की परीक्षा आर्यन के जस्ट अगले दिन, यानी कि गुरुवार को तन्वी की परीक्षा है। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों, अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। दोस्तों, अब इस लाइन को हम यूज कर लेते हैं। दोस्तों, राहुल की परीक्षा कीर्ति की परीक्षा के ठीक अगले दिन है। दोस्तों, राहुल और कीर्ति की परीक्षा के बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए और दो ही जगह खाली है, सोमवार और मंगलवार। ठीक है, यहीं पे राहुल और जो है आपका कीर्ति आएंगे। और क्या कह रहा है, राहुल की परीक्षा कीर्ति की परीक्षा के ठीक राहुल की परीक्षा कीर्ति की परीक्षा के ठीक अगले दिन है। तो दोस्तों, कीर्ति की परीक्षा सोमवार को होगी। ठीक है, और उसके जस्ट अगले दिन ही राहुल का पेपर, यानी कि मंगलवार को राहुल पेपर देगा। ठीक है, दूसरे वाले पॉसिबिलिटी में भी हम वैसे ही लिख देते हैं, सेम ही आएगा। हम दो पॉसिबिलिटी इसीलिए लेके चलते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ भी चेंज करेगा तो हमको वहाँ पे एलिमिनेट करने में आसानी होगा और आपका समय बचेगा, आपका जल्दी ही आंसर आएगा। अब दोस्तों, एक ही खाली है शुक्रवार, तो दोस्तों शुक्रवार को कौन बैठ जाएगा? ये मियाँ बैठ जाएगा। ठीक है, तो शुक्रवार को किसकी परीक्षा है? मियाँ की परीक्षा है। ठीक है, तो अब दोस्तों मैंने सातों व्यक्तियों को बैठा दिया है जिस जिस दिन जिसके परीक्षा होती है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, मियाँ के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है? दोस्तों, आपको दिख ही रहा होगा, मियाँ की परीक्षा जो है वह कब हो रहा है? शुक्रवार को हो रहा है। तो उसके बाद दोस्तों एक रिया की परीक्षा शनिवार को है और एक अदिति की परीक्षा रविवार को है। तो दोस्तों, दो व्यक्तियों की परीक्षा है मियाँ के बाद। ठीक है, दो व्यक्तियों की
परीक्षा है मियाँ के बाद। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। मैंने पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस सवाल को समझाया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो दोस्तों दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और दोस्तों हेडफोन का जरूर यूज़ करिएगा जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि मैं यूट्यूब से रिकॉर्ड करता हूँ और कहीं कहीं पे ऑडियो प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ इसीलिए कहीं कहीं पे ऑडियो प्रॉब्लम आ सकता है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 2, 35 नंबर सवाल इस शिफ्ट में भी यही था तो मैंने वैसे ही रखा हुआ। वैसे आज के सेशन का यह दूसरा सवाल है। निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। दोस्तों 3 है, एक है अभिभावक, एक है वकील, एक है शिक्षक। आपको यह बताना है इनके बीच क्या संपर्क हो सकता है। दोस्तों आप बताइए, अभिभावक जो है वह वकील भी हो सकता है, एक अभिभावक जो है वह शिक्षक भी हो सकता है, और एक वकील जो है वह शिक्षक भी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अभिभावक वकील भी हो सकता है, अभिभावक शिक्षक भी हो सकता है, और वकील शिक्षक भी हो सकता है, शिक्षक वकील भी होते हैं। तो दोस्तों एक व्यक्ति ये तीनों काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सर्वोत्तम वेन डायग्राम कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप इसको मान लीजिए वकील, मान लीजिए इसको मान लीजिए आप अभिभावक, ठीक है, और इसको मान लीजिए आप शिक्षक। ठीक है, तो दोस्तों देखिए तीनों तीनों जुड़े हुए हैं ना, एक एक के साथ एक। तो दोस्तों इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 36, निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और इसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। ठीक है, सभी संख्याएं एकल अंकीय संख्या है। आपसे पूछ क्या रहा है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक का ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक अन्य संख्या है। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपके समय के लिए ऐसा लिख के रख दिया है, पहले प्रतीक आएगा फिर संख्या फिर संख्या। ठीक है दोस्तों, आइए इसमें मिलाते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये प्रतीक है, ये प्रतीक है, यह संख्या है, उसके बाद फिर प्रतीक है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये सब तो नहीं होने वाला। दोस्तों आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों आगे देखिए, उसके बाद ये भी प्रतीक, ये भी प्रतीक, ये भी प्रतीक। उसके बाद दोस्तों ये प्रतीक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये दोस्तों स्टार के बाद 7 और 3। ठीक है, ये आपको पहला मिल गया इसमें, स्टार के बाद 7 और 3। ठीक है दोस्तों, स्टार एक क्या है, प्रतीक है। ठीक है, और 7 संख्या है और 3 भी एक अन्य संख्या है। ठीक है, यही तो पूछा था। दोस्तों अब आगे मिलाते हैं। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं कौन सा है। दोस्तों ये वाला, ये क्वेश्चन मार्क 8 और 6। क्वेश्चन मार्क क्या है दोस्तों, एक प्रतीक है। ठीक है, और 8 क्या है, एक संख्या है, और उसके बाद एक अन्य संख्या। ठीक है, तो दो ही टोटल आपके बन रहे हैं यहाँ पे फिगर। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित संख्या का संदर्भ ले और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। दोस्तों आपसे अब पूछ रहा है ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है और ठीक बाद में एक विषम संख्या। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख के रख दिया है, पहले सम संख्या फिर विषम संख्या फिर विषम संख्या। ठीक है, आप लोग भी ऐसे लिख लीजिएगा। दोस्तों अब आइए देखते हैं, मिलाते हैं। दोस्तों 3 एक क्या है, विषम है, ये नहीं होगा। दोस्तों 8 एक सम है, उसके बाद विषम है, लेकिन उसके बाद फिर सम 4 आ गया, ये भी नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले 8 के बाद 5, देखिए 8 सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या, लेकिन उसके बाद 4 क्या है, सम संख्या नहीं होगा। दोस्तों 4 एक सम संख्या है और उसके बाद विषम संख्या, और ये 7 भी विषम संख्या है। तो ये हमको पहला हमको क्या मिल गया है, 4 3 7। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दोस्तों ये दोस्तों इसके बाद ये देखिए, ये जो आपका 6 और 5 5। ठीक है दोस्तों 6 क्या है, 6 एक सम संख्या, उसके बाद 2 ठो विषम संख्या है। ठीक है, तो ये 2 पेयर हमको अब तक मिल चुके हैं। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। दोस्तों 2 के बाद 6 है और 6 के बाद 9 है, तो ये तो नहीं होगा। दोस्तों 6 एक सम संख्या है और 9 एक विषम संख्या, एक भी एक विषम संख्या है, तो ये भी हमको मिल गया 6 9 और 1। ठीक है,
सम के बाद दो विषम संख्या। दोस्तों ये तीसरा फिगर हमको मिल चुका है। उसके बाद दोस्तों ये 9 एक विषम है, 7 भी विषम है, 5 भी विषम है दोस्तों, 4 सम है, लेकिन उसके बाद फिर सम 2 आ गया, ये भी नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद फिर 4 सम है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। 6 सम है, उसके बाद विषम है, खत्म। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको दिख गया है 3 ऐसे इस फिगर में बन रहे हैं जहाँ पे कि सम के 2 बाद विषम संख्या आ रहा है। ठीक है, सम के बाद 2 तो कंटिन्यू विषम संख्या 3 ही बार आ रहा है, इसलिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का 5वां नंबर सवाल। दोस्तों यदि संख्या 7531468 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक से 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे? दोस्तों प्रत्येक विषम अंक यानी कि विषम अंक ये है, ठीक है। विषम अंक में आप क्या कीजिए, एक आपको जोड़ने को कहा है, तो 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 1 में 1 जोड़ेंगे 2। ठीक है, अब क्या कहा है कि प्रत्येक सम अंक से 2 घटाया जाए। दोस्तों 4 में से जब हम 2 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा, 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे? दोस्तों ये देखिए, ये जो आपका 6 है दोस्तों, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। दोस्तों ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो दोस्तों ये 2, 4 और 6 एक से अधिक बार आ रहा है ना, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? दोस्तों ये ACGIKOQHWYAE मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। अब देखते हैं दोस्तों, आइए क्या हो रहा है इसमें। ठीक है दोस्तों, ए से जब आप आई जाएंगे, ए 1 पे होता है, आई 9 पे होता है, प्लस का 8 हो रहा है। दोस्तों आई जब 9 पे होता है, क्यू आपका होता है 17 पे, यहाँ पे भी प्लस का 8 हो रहा है। दोस्तों क्यू 17 पे होता है, वाई 25 पे होता है, यहाँ पे भी प्लस का 8 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जो सी होता है वो कितने पे होता है? दोस्तों सी 3 पे होता है, और के आपका कितना पे होता है? 11 पे, यहाँ पे भी प्लस का 8 हो रहा है। दोस्तों के आपका 11 पे होता है, एस 19 पे होता है, यहाँ पे भी आपका प्लस का 8 हो रहा है। दोस्तों एस 19 पे होता है और ए 27 पे होता है, यहाँ पे भी आपका प्लस का 8 हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे भी प्लस 8 हो रहा है। तो दोस्तों अब हम इसको पहले मिला लेते हैं। दोस्तों y से जो अगला आएगा ना, वो भी प्लस 8 ही आएगा। वो क्या होगा दोस्तों? y जब आपका 25 पे होता है, प्लस 8 यानी कि 33। तो दोस्तों g का एक वैल्यू 7 होता है और एक वैल्यू 33 भी होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? g आएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका ये दोस्तों 1 पे होता है, और उसमें जब आप प्लस का 8 करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा? आई आएगा ना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस वाले को मिला लीजिए, लास्ट वाले को। दोस्तों जी होता है 7 पे, ओ होता है कितने पे? 15 पे, प्लस का 8 हो रहा। ठीक है, ओ होता है 15 पे, डब्लू होता है 23 पे, यहाँ पे भी प्लस का 8 हो रहा। दोस्तों डब्लू होता है 23 पे, ई होता है 31 पे। ठीक है, ई का एक वैल्यू 5 भी होता है और एक वैल्यू 31 भी होता है, तो यहाँ पे भी प्लस का 8 हो रहा है। ठीक है, प्लस का 8 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस का 8 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे भी क्या होगा दोस्तों? ई से जब आप प्लस का 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ई होता है 5 पे, उसमें 8 जोड़ेंगे तो एम आ जाएगा। ठीक है, 13 पे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। दोस्तों आज के सेशन का 7वां नंबर सवाल डायरेक्शन का सवाल है। दोस्तों वसीम बिंदु ए से शुरू करके दक्षिण दिशा में 24 किलोमीटर ड्राइव करता है। दोस्तों वसीम बिंदु ए से शुरू करके दक्षिण दिशा यानी कि साउथ में 24 किलोमीटर ड्राइव करता है। दोस्तों फिर क्या कह रहा है दोस्तों? फिर वह दाएं मुड़ता है और 31 किलोमीटर ड्राइव करता है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर मुड़ करके चल रहा है और वह अपने जब दाएं मुड़ेगा तो दोस्तों उसके सामने जो दिशा आएगा वह होगा पश्चिम यानी कि वेस्ट।
वेस्ट में वह 24 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कि इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है और 33 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है दोस्तों, माफ कीजिएगा, ये दोस्तों पहले वो ए से दक्षिण में 24 किलोमीटर ड्राइव किया, फिर वह दाएं मुड़ता 24 किलोमीटर ड्राइव किया, उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता 33 किलोमीटर ड्राइव कर दोस्तों वह उसके बाद 31 किलोमीटर दाएं चलता है। दाएं मुड़ के माने कि दोस्तों जब कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके चल रहा है, जब वो अपने दाएं मुड़ेगा तो उसके सामने जो दिशा आएगा उत्तर यानी कि नॉर्थ आएगा, वहाँ वो 31 किलोमीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर वह 33 दाएं मुड़ता है और 33 किलोमीटर चलता है। दोस्तों उत्तर की तरफ जब कोई व्यक्ति चल रहा है और वह अपने जब दाएं मुड़ेगा तो उसके सामने जो दिशा आएगा वह आएगा पूरब। पूरब में दोस्तों वह 33 किलोमीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अंत में वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है। दोस्तों पूरब की ओर जब कोई व्यक्ति चल रहा है और वह जब अपने दाएं मुड़ेगा तो उसके सामने दक्षिण दिशा आएगा, यानी कि साउथ में वह 7 किलोमीटर चल के रुक जाता है बिंदु पी पर। दोस्तों फिर कहा है कि बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितने दूर, न्यूनतम दूरी किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। दोस्तों उसे स्टार्टिंग पॉइंट में जाना है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों ये जो साउथ का ये 24 किलोमीटर और साउथ का 7 किलोमीटर दोनों सेम डायरेक्शन है, दोनों जुड़ जाएंगे। और ये नॉर्थ का यानी कि उत्तर का 31 किलोमीटर से ये क्या होगा, ये कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, उत्तर का 31 किलोमीटर और दक्षिण का 24 और 7 31 किलोमीटर क्या होगा, कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये 2 बज गया। ठीक है, ये 2 बज गया यहाँ पे, ये वेस्ट का 24 किलोमीटर और ईस्ट का 33 किलोमीटर। तो दोस्तों ये भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों को आप जब घटाएंगे तो दोस्तों आपके पास क्या आ जाएगा, 9 किलोमीटर ईस्ट का आएगा। ठीक है, लेकिन हमको कहाँ जाना है, स्टार्टिंग में जाना है। तो स्टार्टिंग बिंदु में हमको जाने के लिए यह 9 किलोमीटर ईस्ट कन्वर्ट हो जाएगा 9 किलोमीटर वेस्ट, यानी कि 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर आपको जाना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट में जाने के लिए। ठीक है, अगर हमसे ये पूछता कि वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है तो हमारा उत्तर होता है ये 9 किलोमीटर पूरब, लेकिन हमको स्टार्टिंग पॉइंट में वापस जाना है, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाएगा 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ठीक है दोस्तों, यह सवाल भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करके समझाया है, आपको जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44, यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है। सन, रैट, हिट, बीईजी, बेग। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। दोस्तों प्रत्येक स्वर देखिए, इसमें कौन सा स्वर है, दोस्तों ये स्वर है, ये स्वर है ना, इसको क्या करना है आपको, उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। दोस्तों यू के जस्ट बाद भी आता है, दोस्तों आर के जस्ट बाद बी आता है, दोस्तों आई के जस्ट बाद क्या आता है, जे आता है, दोस्तों ई के जस्ट बाद क्या आता है, एफ आता है। ठीक है, तो मैंने प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जैसा कि कहा है। दोस्तों उसके बाद कह रहा है प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। दोस्तों व्यंजन ये है, S-1 करेंगे तो आर आएगा, इसको हम दूसरा वो ले लेते हैं कलर। दोस्तों S-R, एस से पहले आर आता है, एन से पहले एम आता है, आर से पहले आपका क्यू आता है, टी से पहले आपका एस आता है, एस से पहले आपका जी आता है। ठीक है, टी से पहले आपका एस आता है, बी से पहले ए आता है और जी से पहले एफ आता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं आएगा। दोस्तों कोई स्वर नहीं आएगा। दोस्तों स्वर आपको पता ही है, ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं स्वर यानी कि वॉवल। दोस्तों आपको दिख रहा होगा इसमें कोई भी स्वर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें आपका है। ठीक है, इसमें स्वर आपको दिख रहा होगा, ये ए दिख रहा है ना स्वर। तो दोस्तों तीन तीन फिगर ऐसे हैं, 3 बार मतलब ऐसे हैं जहाँ पे कि हमारा एक भी स्वर नहीं आ रहा, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित अक्षर प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोस्तों ऐसे कितने अक्षर है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। ठीक है, यानी कि अक्षर के दोनों तरफ आपका क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों
आइए चेक करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखिएगा ये दोस्तों अक्षर के दोनों तरफ ये प्रतीक आपको दिख गया होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी है, ये देखिए, ये देखिए अक्षर के दोनों तरफ हैशटैग और ये कॉपीराइट। दोस्तों इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले है आपका ये, ठीक है, उसके बाद है आपका जेड और उसके बाद है आपका हैशटैग, ठीक है। ये एक प्रतीक, ये एक फिगर मिला। उसके बाद दोस्तों हैशटैग जे और कॉपीराइट, ठीक है, हैशटैग जे और कॉपीराइट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए आपका अक्षर के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए। तो दोस्तों ये भी मिल गया हमको, कॉपीराइट जी और स्टार, ठीक है। तीसरा हमको मिल गया कॉपीराइट जी और स्टार, ठीक है। 3 फिगर मिल गया दोस्तों। अब आगे मिलाते हैं दोस्तों। ये देखिए एम के दोनों तरफ ये एट द रेट और ये एट द रेट और ये डॉलर के जैसा, ठीक है। एट द रेट और एम और ये डॉलर के जैसे, ठीक है दोस्तों। 4 हमको मिल चुके हैं। आगे देखते हैं और देखिए मिलता है कि नहीं दोस्तों। ये देखिए ये एन के दोनों तरफ ये देखिए डॉलर के जैसे है और ये कॉपीराइट, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ मैं दोस्तों। एन के एक तरफ प्रतीक है ये डॉलर और दूसरी तरफ है ये कॉपीराइट सी, ठीक है। तो ये 5 हमको मिल चुके हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। कॉपीराइट के जस्ट बाद भी एक क्या है आपका, ये भी आपको दिख ही रहा होगा। कॉपीराइट के बाद भी प्रतीक है, उसके बाद कॉपीराइट प्रतीक है, उसके बाद नहीं है दोस्तों। 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 फिगर हमारा बन रहा है, 5 पेयर हमारा बन रहा है, जहाँ पे कि अक्षर के दोनों तरफ प्रतीक है। तो इसीलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मैच के पारित केंद्र के अभिमुख होकर बैठे हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके समय के लिए, समय बचाने के लिए मैंने पहले ही बना लिया है। आप लोग भी इस तरीके के 7 एरो बना लीजिएगा दोस्तों। जब कोई व्यक्ति केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठता है तो उसके घड़ी की दिशा में लेफ्ट हो जाता है और घड़ी की विपरीत दिशा में राइट हो जाता है, ठीक है। ये 2 पॉसिबिलिटीज आप लोग बना लीजिएगा हमेशा से। यहाँ पे एक बीच में लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आइए देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है दोस्तों। पहले कह रहा है ए के बाय गिनने पर ए और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों इसको अभी हम बोल्ड करते हैं, यहाँ से यूज करते हैं दोस्तों। जी के दाएं गिनने पर बी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों जी को हम यहाँ पे बैठा ले रहे हैं और जी के दाएं गिनने पर जी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, यानी कि 1 2 3। यहाँ पे बी जो है वो जी के जस्ट सामने आ जाएगा। दूसरा कलर ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा दोस्तों। जी के दाएं गिनने पर जी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि जी के जस्ट सामने बी आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। एफ बी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। दोस्तों एफ जो है वह बी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। इसका अर्थ यही होगा कि या इस वाले डायरेक्शन में यहाँ पे एफ आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। आगे देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। एफ बी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, ये हो गया दोस्तों। जी और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी क्या है, डी है दोस्तों। जी और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, डी है। तो दोस्तों जब जी और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी डी है, इसका अर्थ यही होगा कि जी के दाएं तरफ ही डी और सी आएंगे, इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है, तभी तो दोस्तों पॉसिबल है ना। जी और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी डी है। अब देखिए जी के बाएं तरफ एक गैप के बाद एफ बैठा, तो यहाँ पे तो सी आ ही नहीं सकता, ठीक है। डी भले ही आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन आप सी कहाँ बैठाएंगे। क्वेश्चन में कहा है कि जी और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी डी है, ठीक है। अब दोस्तों जो हमने पहले लाइन छोड़ा था उसको यूज कर लेते हैं। ए के दाएं गिनने पर, ए के बाएं गिनने पर ए और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों सी यहाँ पे है, ए के बाएं गिनने पर ए और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि जो ए होगा वह सी के दाएं चौथा होगा, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है। तो ए यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ए के बाएं गिनने पर ए और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं ना। देखिए दोस्तों ए के बाएं ये है ए और उसके बाएं गिनेगा 1 2 3, देखिए सी आ गया, ठीक है।
दोस्तों ये भी बढ़िया सवाल है, मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया है। दोस्तों आप देखते हैं आगे क्या कह रहा है। दोस्तों एफ के बाएं गिनने पर सी और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों एक ही व्यक्ति खाली है, वो आ जाएगा सी और बी के बीच में ई। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछ रहा है कि एफ के बाएं, दोस्तों एफ है ये डायरेक्शन हो जाएगा यह, एफ के बाएं गिनने पर, ठीक है, एफ और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों आप देखिए, एक ई बैठा है, एक बी बैठा है, ठीक है, एक ई बैठा है, एक बी बैठा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये भी एक बेहतरीन सवाल था, मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करके समझाया है, आपको ज़रूर समझ में आया होगा ऐसा मुझे लगता है। नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा आप लोग पूछ लीजिएगा, कोई डाउट होगा कमेंट में नीचे कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, सपोर्ट करिए दोस्तों मुझे, ठीक है, और आप सपोर्ट करेंगे मुझे सब्सक्राइब करके, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों शब्द प्रोडक्ट के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक स्वर, दोस्तों हमसे आखिरी में पूछा क्या है, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाई से तीसरा होगा। दोस्तों बाई से तीसरा कौन है, देखिए तो यही है ना, बाई से तीसरा पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है। तो बाई से तीसरा कौन है, ओ है। अब ओ क्या है दोस्तों, एक स्वर है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा है प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो दोस्तों स्वर में स्वर एक वो है और बाई से तीसरा है, उसमें जब आप प्लस का 1 करेंगे तो दोस्तों ओ 15 पे होता है अल्फ़ाबेट वैल्यू, और उसके जस्ट एक बाद पी आता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। मैंने आपको इसमें पूरा ट्रिक से आपको बताया है, आपका समय बचेगा, ऐसे ही आप लोग यूज़ करिएगा ऐसे सवालों पर, ठीक है। जब ऐसे पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा है या दाएं से तीसरा है, ठीक है, तो ऐसे सवालों पे आप ऐसे हल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं दोस्तों। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आज के सेशन का हमारा यह लास्ट सवाल है। दोस्तों एक कूट भाषा में डियर को 16 के रूप में और एंजल को 25 के रूप में कूट-बूट किया जाता है, उस भाषा में बिहेवियर को किस रूप में कूट-बूट किया जाएगा। दोस्तों ये जो डियर है ना दोस्तों, जब आप इसको जोड़ेंगे दोस्तों, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, और आर का 18 होता है। जब इसको आप जोड़ेंगे तो दोस्तों 4 और 1 5, और 4 5 9 और 1 10 और 18 कितना हो रहा है 28। दोस्तों 28 से 16 क्या बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसका अपोजिट भी करते हैं दोस्तों, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है 23, ठीक है, प्लस ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है 22, प्लस ए का अपोजिट क्या होता है, जेड 26, ठीक है, और आर का अपोजिट आई होता है 9, ठीक है। दोस्तों 23 22 45 45 26 71 और 9 80 हो रहा है। दोस्तों 80 में जब आप 5 का भाग लगाएंगे तो 16 आएगा। लेकिन दोस्तों अब हम इसमें भी देख लेते हैं क्या इसमें हो रहा है। दोस्तों ए का अपोजिट जेड होता है 26, दोस्तों एन का अपोजिट 13 होता है एम, दोस्तों जी का अपोजिट टी होता है 20, दोस्तों ई का अपोजिट भी होता है 22, दोस्तों एल का अपोजिट ओ होता है 15। दोस्तों आप जब इसको जोड़ेंगे 26 13 39 39 20 59 59 21 59 22 से 81 81 96 हो रहा है, ठीक है। तो 96 से 25 नहीं बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ये सब इसमें कुछ ऑपरेशन लग नहीं रहा है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें लग क्या रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या पैटर्न लग रहा है मैं आपको यहाँ पे आप बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे हो ये रहा है कि दोस्तों डियर क्या है, 4 लेटर का है ना, तो 4 का स्क्वायर करके 16 बना दिया है। दोस्तों एंजल 5 लेटर का है ना, 5 का स्क्वायर करके 25 बना दिया। उसी तरीके से ये जो बिहेवियर है ये कितने लेटर का, 8 लेटर का, तो दोस्तों 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन रेलवे ALP 2026 CBT 1 के रीजनिंग के सवाल। दोस्तों इसका पार्ट 3 भी आएगा जहाँ पे कि मैं और इसके इस शिफ्ट के जो सवाल बचे हैं उसको मैं लेकर के आऊँगा। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नए सेशन में इसका पार्ट 3 लेकर। जय हिंद, जय भारत।